जिस बीजेपी से अखिलेश का रहा है 36 का आंकड़ा, उसी बीजेपी नेता की शादी में शामिल हुई इकरा हसन संसद की कार्यवाही छोड़ सीधे शादी में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में एक लोकसभा सीट है कैराना, जहां हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार के बीच जबरदस्त सियासी टकराव चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह के घर जब शादी पड़ी तो तमाम सियासी मतभेद भुलाकर खुद सपा सांसद इकरा हसन उनके घर गई और मृगांका के बेटे की लगन सगाई की खुशियों में शामिल भी हुई। समाजवादी पार्टी से सांसद होने के बावजूद इकरा हसन अगर संसद की कार्रवाई बीच में छोड़कर सिर्फ इसलिए कैराना लौटी कि अपनी धुर विरोधी बीजेपी नेता मृगांका सिंह के बेटे की शादी में शामिल हो सके तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जरूर हुकुम सिंह के परिवार से कोई गहरा रिश्ता रहा है और ये रिश्ता क्या है, इसका खुलासा पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने किया, जिन्होंने बीजेपी नेता मृगांका सिंह के घर शादी में गई सपा सांसद इकरा हसन की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा। इकरा हसन ने इस सगाई में शिरकत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि पारिवारिक कारणों से की है। मृगांका सिंह इकरा हसन की बुआ है। ये व्यवहारिक बात नहीं है बल्कि पारिवारिक बात है। सदन के बीच से अगर कोई सांसद सगाई में पहुंच रहा है तो आप खुद समझिए। मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन के चाचा थे। 3 पीढ़ी पहले हसन परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। हुकुम सिंह और अख्तर हसन की रगों में दौड़ता हुआ खून एक ही है। ये गुजरों की कल सियान खाप के वंश हैं। पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में बताया, इकरा हसन जब यहाँ पहुंची तो उनका जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला। हर एक गुज्जर ए बेटी कहकर आवाज दे रहा था। इकरा हसन भी परिवार की बेटी की तरह ही चहक रही थी। गुज्जर भी गजब कौम है। इकरा के चुनाव में नारा लगता था, गुज्जर गुज्जर एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। बीजेपी नेता मृगांका सिंह के बेटे की शादी में पहुंची इकरा हसन की एक तस्वीर बता रही है कि वो कितनी खुश नजर आ रही है और बड़ी ही खुशी के साथ लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं। जैसे ही इकरा हसन बीजेपी नेता मृगांका के घर शादी में पहुंची, फिर वही पीढ़ियों पुरानी कहानी याद आ गई जब इकरा हसन के पूर्वज भी हिंदू थे। इकरा हसन और हुकुम सिंह परिवार की रगों में दौड़ता हुआ खून एक ही है, क्योंकि दोनों ही परिवार गुजरों के कलसियान खाप के वंशज हैं। कई पीढ़ियों पहले 2 धड़ों में बटे कलसियान खाप में एक धड़ा इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया, जो आज हसन परिवार के नाम से मशहूर है और इकरा हसन उसी परिवार की बेटी है। जबकि दूसरा धड़ा हिंदू ही रहा, जिसके वंशज हुकुम सिंह है और उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंची थी इकरा हसन, क्योंकि हुकुम सिंह इकरा के पिता मुनव्वर हसन के चाचा थे। यानी कि इकरा हसन भले ही आज मुसलमान हो लेकिन उनके पूर्वज हिंदू थे। यही वजह है कि संसद की कार्रवाई छोड़कर इकरा हसन मृगांका के घर पहुंची और उन्हें लोग बेटी बेटी कहकर पुकार रहे थे। 2014 में नाहिद हसन को हराकर हुकुम सिंह बने थे सांसद। कैराना से सपा उम्मीदवार थे मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन। 2018 में बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा। मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन ने मृगांका को हरा दिया। साल 2017 में मृगांका सिंह कैराना से विधानसभा चुनाव लड़ी। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ने मृगांका सिंह को हरा दिया था। 2022 में फिर से बीजेपी ने कैराना से मृगांका सिंह को चुनाव लड़वाया। इस बार भी नाहिद हसन ने मृगांका को विधायकी चुनाव हरा दिया। राजनीति के मैदान में इसी तरह मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह के परिवार के बीच जंग चलती रही, लेकिन बात जब रिश्तों की आई तो नई सांसद बनी इकरा हसन तमाम सियासी तकरार भुलाकर खुद बीजेपी नेता मृगांका सिंह के घर पहुंच गई, जहां उन्हें लोग बेटी बेटी कहकर बुला रहे थे। दोनों परिवार के बीच इस प्यार पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही नई सांसद बनी इकरा हसन संसद में किस तरीके से दहाड़ती है, आइए आपको सुनाते हैं।
मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. What we also need in today's time is quality STEM education, as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But, ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफ़ी हद तक खराब है। हमें निचले 30% देशों में रखा गया है। The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. Mughal history is continuously distorted and erased, but notably, Darwin's theory was removed from the class 9 and 10 syllabuses by the 21-22 academic year. And the topic of evolution was completely excised from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India's educational ethos. Ma'am, when we are competing for in the world with first-class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality, just a minute, man, and plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajendra Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और मां शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।